अमीर बहू की सास, गरीब बहू की सास। शहर का एक मोहल्ला जहां दो घर बिल्कुल अगल बगल में हैं। एक घर पिंकी का है जो साधारण है लेकिन साफ सुथरा है। दूसरा घर सरला का है जो बाहर से ही काफी अमीर दिखाई देता है। आज दोनों घरों में नई बहुओं का आगमन हो रहा है। मोहल्ले की औरतें पिंकी के घर के बाहर जमा हैं। तभी रीता कहती है, अरे सुनो सब, पिंकी की बहू का गृह प्रवेश शुरू होने वाला है। सरला की बहू भी आने ही वाली होगी, पर पहले यहाँ तो देख ले पिंकी ने कितनी मेहनत से सब सजाया है। चलो जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ, बहू घर की लक्ष्मी होती है। पिंकी बेचारी गरीब है पर उसका दिल बहुत बड़ा है। चलो भाई उसके घर चलते हैं। सभी लोग पिंकी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पिंकी अपने हाथ में आरती की थाली लिए कह रही थी, कोमल बेटा, बस 1 मिनट रुको। रमेश जी, जरा देखिए कलश ठीक से रखा है ना? कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी बहू के पहले कदम इस घर में खुशियाँ लेकर आएंगे। सब ठीक है भाग्यवान, तुम तो बस अपनी बहू का स्वागत करो। आकाश बेटा, कोमल को लेकर आगे आओ। कोमल धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पिंकी उसकी आरती उतारती है, उसके माथे पर तिलक लगाती है। कोमल झुककर पिंकी और रमेश के पैर छूती है और कहती है, माँ जी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस घर को हमेशा स्वर्ग बनाकर रखूं। जुग जुग जियो बेटा। अब अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ और इस कलश को धीरे से गिराओ। तुम्हारे आने से मेरा घर आज पूरा हो गया। कोमल कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। पिंकी ने फर्श पर कुमकुम की थाली रखी है। कोमल उसमें पैर रखकर सफेद चादर पर अपने पद चिन्ह बनाती है। सभी औरतें ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। तभी रीता कहती है, देखो तो पिंकी ने कितने सम्मान से बहू का गृह प्रवेश करवाया है। कोमल के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो कितनी खुश है। तभी पिंकी कहती है, बहन जी, आप लोग अंदर आइए, कुछ मीठा खाकर जाइएगा। अरे नहीं पिंकी, अभी तो तुम्हारी पड़ोसन के यहाँ भी उसकी बहू के गृह प्रवेश में जाना है, तो हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन कल मेरी बहू की मुंह दिखाई है, आप सबको जरूर आना है। हाँ जरूर आएंगे। ऐसा कहकर मोहल्ले की औरतें सरला के घर जाने के लिए निकल पड़ती हैं। पिंकी के घर के सामने ही सरला का घर है। सभी औरतें अब सरला के बड़े से गेट के बाहर खड़ी हैं। सरला के घर के बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन दरवाजे पर कोई खास सजावट नहीं है। तभी सरला बाहर आती है। उसी समय विवेक और निधि कार से उतरते हैं। निधि ने बहुत महंगा लहंगा और गहने पहने हैं। वो दरवाजे पर आती है। तभी सरला कहती है, उफ, सारा दिन शादियों के ड्रामों में निकल गया। अब ये गृह प्रवेश की रस्म भी करनी पड़ेगी क्या? मेरा तो पैर दुख रहा है। ये क्या बोल रही है सरला? बहू को क्या सड़क पर ही छोड़ देगी रात को? जा जल्दी से आरती की थाली तैयार कर। अभी तक तूने कुछ भी तैयारी नहीं की। सरला, शांता काकी ठीक कह रही हैं भाई, कम से कम रस्म तो पूरी करो। निधि बेटा, तुम थोड़ा इंतजार करो। मैंने तो सोचा था कि यहाँ रेड कारपेट होगा, फूलों की बारिश होगी, पर यहाँ तो सासू माँ को मेरा स्वागत करना बोझ लग रहा है। सरला अपने जगदीश की बात सुनकर अंदर जाती है और एक सिंपल सी थाली में छोटा सा दिया जलाकर ले आती है और कलश रख देती है। फिर वो बिना किसी उत्साह के निधि की आरती उतारती है और कहती है, हो गया, चलो निधि, ये कलश गिराओ और अंदर आ जाओ। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अब आराम करना है। ये फालतू के तामझाम में बहुत वक्त खराब होता है। निधि कलश गिराकर चुपचाप अंदर आती है। मोहल्ले की औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। तभी रीता कहती है, देखो कितनी अमीर है ये औरत, पर दिल कितना छोटा है। इससे अच्छी तो पिंकी है। हम तो यहाँ बड़े फंक्शन की उम्मीद में आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ सही है, ऊंचे दुकान फीके पकवान, इससे तो अच्छा पिंकी के यहाँ ही रहते। चलो यहाँ कोई इज्जत नहीं है, अपने अपने घर चलते हैं। ऐसा कहकर सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। तो वहीं नई बहू निधि अपने महंगे बेड पर बैठी सोच रही है, अरे क्या हुआ अगर मेरा स्वागत फूलों से नहीं हुआ तो? क्या हुआ अगर मेरी सास ने मेरा बहुत अच्छी तरह गृह प्रवेश नहीं करवाया तो? मेरा पति तो बहुत अच्छा है, वो मुझसे ढेर सारी बातें करेगा, मुझे बहुत प्यार करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश रहूंगी। निधि ऐसा सोच ही रही थी कि तभी विवेक कमरे में आता है और निधि से कहता है, हे निधि, क्या सोच रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम अब तक सो गई होगी। वैसे सच कहूँ तो यार, शादी की इन रस्मों में ना बहुत थकान हो जाती है और मैं भी बहुत थक गया हूँ। तो लाइट बंद करो और सो जाओ। सुबह जल्दी उठना होगा तुम्हें। अगर सुबह जल्दी नहीं उठी तो माँ गुस्सा करेंगी, इसलिए अब सो जाओ। ऐसा कहकर विवेक सो जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पिंकी के घर में चहल पहल शुरू हो जाती है। कोमल सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर एक सुंदर नीली साड़ी पहनकर रसोई में आती है। तभी पिंकी रसोई में आकर निधि को देखती है और कहती है, अरे कोमल बेटा, तुम इतनी जल्दी उठ गई? जी माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, बताइए खाने में क्या क्या बनाना है, मैं सब बना लेती हूँ।
बेटा तुम बस अपने हाथों से कुछ मीठा बना दो, हम भगवान जी को भोग लगा देंगे, बाकी का सारा खाना मैं बना लूंगी। अपनी नई बहू से पहले ही दिन सारा काम थोड़ी करवाऊंगी, तुम बस शगुन कर दो। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। मैं बेसन का हलवा बना देती हूँ, वो आकाश जी को बहुत पसंद है। अब पिंकी वहाँ से चली जाती है और कोमल रसोई में बेसन का हलवा बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी सी देर बाद वो हलवा बनाकर सभी को परोस देती है। हलवा खाकर रमेश तारीफ करते हुए कहता है, वाह वाह वाह, क्या खुशबू है। कोमल बेटा, हलवा तो बहुत लाजवाब बना है। माँ, आज तो नाश्ते का मजा ही आ गया। कोमल, तुमने वाकई जादू कर दिया है। अपनी इतनी तारीफ सुनकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। हलवा खाने के बाद पिंकी कोमल को एक चांदी की पायल देते हुए कहती है, ये लो बेटा, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट, ये चांदी की पायल। बहू, हम गरीब लोग हैं बेटा, सोने चांदी के ढेर तो नहीं है हमारे पास, पर ये पायल मेरा आशीर्वाद है, ये हमेशा तेरे साथ रहेगा। और ये मेरी तरफ से शगुन के 501 रुपए। खुश रहो बेटा। माँ जी, पिताजी, मुझे सोने और चांदी के ढेर नहीं, सिर्फ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। कोमल की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं उधर दूसरी तरफ सुबह सुबह सरला हॉल में खड़ी होकर गुस्सा होते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, बहू, ओ बहू, अभी तक उठी नहीं? सूरज सिर पर चढ़ गया है और महारानी सो रही है। पहली रसोई का नाम सुना है कभी? पहले ही दिन इतना सो रही है। विवेक अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर निधि को जगाते हुए कहता है, हे निधि उठो, माँ चिल्ला रही है। 9 बज गए हैं, तुम्हें उठ जाना चाहिए था यार अभी तक। पहले दिन भी कोई भला इतनी देर तक सोता है अपने ससुराल में? क्या 9 बज गए? ओह गॉड, मुझे देर हो गई। ऐसा कहकर निधि जल्दी से उठती है और जल्दी जल्दी तैयार होकर रसोई में आती है। तब सरला उसे देखकर गुस्सा होते हुए कहती है, कुछ होश है या नहीं तुम्हें? तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और तुम अब सोकर उठी हो। माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे उठने में देर हो गई। मैं अभी रसोई में जाकर पहली रसोई का खाना बना लेती हूँ। ठीक है, और सुनो, सिर पर पल्लू रखो, हमारे घर में बहुएं ऐसे नहीं घूमती। जी माँ जी, वो थकान की वजह से। बहाने मत बनाओ। और सुनो, हमारे घर की रस्म है कि पहली बहू पहली रसोई में 21 लोगों को खाना खिलाती है। और हाँ, ये खाना गैस पर नहीं, आंगन में चूल्हे पर बनेगा, यही रिवाज है। क्या 21 लोगों का खाना और चूल्हे पर? पर माँ जी, मुझे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता। तभी विवेक भी वहां आ जाता है। निधि विवेक की तरफ सवाल भरी नजरों से देखती है और उसे लगता है कि विवेक उसकी तरफ से कुछ कहता, लेकिन विवेक ये सारी बातें कुछ नहीं कहता। और देखो निधि, माँ जो कह रही है वो करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर विवेक ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन निधि के ससुर जगदीश अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, अरे सरला, ये क्या जुल्म है भाई। बेचारी बच्ची ने कभी चूल्हा नहीं देखा होगा, इतना खाना अकेले कैसे बनाएगी वो? जगदीश जी, आप बीच में मत बोलिए। मैंने भी अपनी सास के समय ये रस्म निभाई थी, अब ये परंपरा निधि आगे बढ़ाएगी। अपनी सास की बात सुनकर निधि घर के पीछे वाले आंगन में पहुंचती है। वो देखती है कि आंगन में कड़ी धूप खिली है, आंगन में एक मिट्टी का चूल्हा रखा है। ये सब देखकर वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस मिट्टी के चूल्हे पर मुझे खाना बनाना पड़ेगा अपने ससुराल के लिए। मैंने क्या क्या सपना देखे थे कि नौकर चाकर होंगे, मेरा स्वागत होगा, मेरा पति मुझे बहुत इम्पोर्टेंस देगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया है। ऐसा कहकर निधि जैसे तैसे वहां झाड़ू लगाकर सफाई करती है, फिर लकड़ियां इकट्ठा करके चूल्हा जलाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। निधि पसीने से तरबतर है, उसकी आंखों से धुएं की वजह से पानी बह रहा है। वो फूंकनी से आग जलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग बार बार बुझ जाती है। उसके हाथ काले हो गए हैं। वो रोते रोते अपने आप से कहती है, उफ, ये आग क्यों नहीं जल रही? काश मैं अपने घर पर होती तो इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ठीक उसी समय बाहर गली से रीता और कुछ औरतें गुजर रही हैं। वो दीवार के ऊपर से निधि को चूल्हे पर काम करते देखती हैं और आपस में बातें करती हैं। अरे बताओ, सरला के घर में तो नौकरों की फौज होनी चाहिए थी बहू के स्वागत और मदद के लिए, और यहाँ देखो बेचारी नई बहू को धूप में चूल्हे पर बिठा रखा है। वही तो, इतने अमीर बनते हैं पर बहू से मजदूरों की तरह काम करवा रहे हैं। ऊंची दुकान, फीके पकवान वाली बात सच हो गई है यहाँ तो। निधि औरतों की बातें सुनती है और उसका दिल और भी भर आता है। किसी तरह वो शाम तक 21 लोगों का खाना बनाकर परिवार में सभी को खिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आकाश और कोमल पार्क में टहल रहे होते हैं। तभी बातों ही बातों में आकाश कोमल से कहता है, हे कोमल, माँ कह रही थी कि तुम्हें मायके गए बहुत दिन हो गए यार, अगर तुम्हारा मन हो तो कल तुम्हें छोड़ाऊं? नहीं आकाश जी, अभी तो आई हूँ। आप लोग इतना प्यार देते हैं कि घर की याद ही नहीं आती मुझे। तभी वहां से निधि और सरला गुजरती है। निधि के हाथ में सब्जियों का भारी थैला है। वो आकाश और कोमल को हंसते हुए देखती है।
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है, ये लोग गरीब हैं पर कितने खुश हैं। अपने घर की बहू को रानी बनाकर रखते हैं और मैं इस महंगे घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। सब अपनी अपनी किस्मत है। ऐसा सोचते हुए निधि अपनी सास के साथ घर चली आती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निधि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की तैयारी कर रही होती है। सरला वहां आकर मशीन बंद कर देती है और गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्या कर रही है बहू? तुझे पता है बिजली का बिल कितना आता है? वैसे भी मशीन से कपड़े धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाथ से धो कपड़े। पिछली बार मेरी महंगी साड़ी खराब हो गई थी। भगवान ने हाथ दिए हैं, उनका इस्तेमाल करो। जाओ धूप में बैठकर कपड़े धो। ऐसा कहकर सरला वॉशिंग मशीन को बंद करवा कर रखवा देती है। निधि रोती हुई बाल्टी लेकर छत पर धूप में बैठ जाती है और कपड़े धोने लगती है। शाम को जब विवेक घर आता है तब निधि उसे अपने लाल हुए हाथ दिखाती है और कहती है, विवेक देखो मेरे हाथ। माँ जी ने आज सारे कपड़े हाथ से धुलवाए। मैं थक गई हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या हुआ निधि, हाथ है तो काम तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लो, ठीक हो जाएगा। और देखो, माँ के खिलाफ कुछ मत बोलना मुझे, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाला। तुम्हें मेरी तकलीफ नहीं दिख रही? तुम कैसे पति हो? अरे यार, ऐसी भी क्या तकलीफ हो गई है तुम्हें? कपड़े ही तो धोए हैं, कोई पहाड़ तो नहीं तोड़ लिया। चलो अब ज्यादा बातें मत करो, मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो, सुबह जल्दी उठना भी है। ऐसा कहकर विवेक सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुबह निधि घर पर पोछा लगा रही होती है। तभी सरला निधि के पास आती है और कहती है, सुनो बहू, जल्दी से पोछा लगाकर रसोई में जाओ और नाश्ते और खाने का इंतजाम कर लो। बस मेहमान आते ही होंगे और वो शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी। निधि पूरे घर में पोछा लगाती है, फिर किचन में जाकर खाना बनाना शुरू करती है। लेकिन खाना बनाते समय अचानक उसका हाथ जल जाता है। निधि हाथ को पकड़े हुए अपने कमरे में जाती है और विवेक को अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, देखो ना विवेक, खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही है। निधि ये बच्चों जैसी बातें मत करो यार, इतना सा तो जला है, कोलगेट लगा लो, ठीक हो जाएगा। वैसे भी मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें घर का काम देखना चाहिए या डॉक्टर के पास जाने की बात करनी चाहिए? अब जाओ और रसोई संभालो, वरना माँ देखेगी तो गुस्सा करेगी। ये सुनकर निधि हैरान रह जाती है और मन ही मन सोचती है, कैसा पति है मेरा, उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैंने तो सोचा था कि मेरे पति को मुझसे बहुत प्यार होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद मेरे पति को मुझसे कभी प्यार नहीं होगा। ऐसा कहकर निधि किचन में जाती है और जली हुई उंगली पर टूथपेस्ट लगा लेती है और अपने काम में लग जाती है। तभी सरला उसे आवाज देकर बुलाती है और बुआ जी से मिलवाते हुए कहती है, निधि, ये तुम्हारी बुआ सास है, शादी में आ नहीं पाई थी इसीलिए आज आई है। अब जाओ और इनके लिए नाश्ता और खाना लगाओ और बुआ जी के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा बोलकर सरला निधि को अपनी बुआ सास की सेवा में लगा देती है। तो उधर दूसरी तरफ पिंकी के घर भी कुछ रिश्तेदार आते हैं। कोमल उनके लिए रसोई में चाय बना रही होती है। तभी पिंकी रसोई में आती है और कहती है, कोमल बेटा, मेहमान तुमसे ही तो मिलने आए हैं, ये काम तो होता ही रहेगा। तुम बाहर जाओ, मेहमानों के पास बैठो, काम मैं कर लूंगी। वैसे भी तुम कब से लगी हो किचन में, थक गई होगी। नहीं माँ जी, मैंने सब कर लिया है, बस चाय तैयार है, आप लोग बैठिए। लेकिन तब भी पिंकी अपनी बहू के कामों में उसकी मदद करती है और फिर दोनों सास बहू नाश्ता और खाना तैयार करके मेहमानों के सामने लगा देते हैं। सभी नाश्ता करते हैं। फिर बुआ जी कोमल की तारीफ करते हुए कहती हैं, पिंकी, तेरी बहू तो हीरा है और तू भी कितनी अच्छी सास है। लोग तो सही कहते हैं, भले ही हाथ खाली हो पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम लोग दिल के अमीर हो। मेहमान खुश होकर प्रेम से खाना खाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निधि की सहेली सुमन उसे फोन करके कहती है, निधि, अगले हफ्ते तो तेरा बर्थडे है, क्या प्लान है? तेरे ससुराल वाले तो बहुत अमीर है, बड़ी पार्टी होगी ना, हमें बुला रही है या नहीं? हाँ, वो अभी एक हफ्ता है बर्थडे में, मैं बात करके बताती हूँ। पार्टी तो जरूर होगी, आखिर इतने बड़े लोग हैं मेरे ससुराल वाले, और मेरे ससुराल में मेरा पहला बर्थडे है तो धूमधाम से सेलिब्रेट होगा मेरा बर्थडे। तू चिंता मत कर, मैं तुझे जरूर बुलाऊंगी अपने बर्थडे में। अब निधि फोन कट कर देती है और अपनी सास के पास जाती है और डरते डरते सरला से पूछती है, माँ जी, मेरा बर्थडे है अगले हफ्ते। मेरी सहेलियाँ पूछ रही थी कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट तो होगा ना, क्या हम घर पर छोटी सी पार्टी कर सकते हैं? पार्टी? देखो बहू, मेरे घर में ये सब नौटंकी नहीं होगी। जन्मदिन मनाना है तो अपने मायके चली जाओ। यहाँ ये फालतू के खर्चे और चोचलेबाजी मुझे पसंद नहीं है। हमारे यहाँ ये सब ड्रामा नहीं होता। तभी वहाँ पर विवेक आ जाता है और निधि विवेक से कहती है, प्लीज विवेक, माँ जी को समझाओ ना, मेरा पहला बर्थडे है तो एक छोटी सी पार्टी रख ले, वरना मैं अपनी सहेलियों को क्या जवाब दूंगी। वो सभी घर आने के लिए कह रही थी। निधि, माँ सही कह रही है, ये बच्चों वाले काम छोड़ो यार,
और अपनी सहेलियों से भी कह दो कि हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। निधि ये सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो सुमन को फिर से फोन लगाती है और सारा सच बताते हुए कहती है, सुमन, मेरी किस्मत फूट गई है। मैंने जो सोचा था उसका उल्टा हो रहा है। ये लोग अमीर नहीं, जल्लाद है। मुझे नौकरानी बना कर रखा है। मैं वॉशिंग मशीन तक इस्तेमाल नहीं कर सकती। मेरा पति भी मेरी एक नहीं सुनता, पत्थर दिल है उसका। निधि, इतना सब हो रहा है तेरे साथ और तू बर्दाश्त कर रही है। तू वापस घर क्यों नहीं आ जाती? नहीं सुमन, मेरे माँ बाप मिडिल क्लास है, वो परेशान हो जाएंगे। मुझे ये सब झेलना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर निधि फोन रख देती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निधि अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं आलू के पराठे बनाने जा रही थी, लेकिन घी खत्म हो गया है। आप कहे तो मैं पड़ोसी के घर जाकर घी मांग कर ले आती हूँ। ठीक है बहू, जाओ जल्दी आना। अब निधि कोमल के यहाँ जाती है। कोमल रसोई में काम कर रही थी। निधि उसके घर जाती है और कहती है, कोमल, मैं आलू का पराठा बनाने जा रही थी, मेरे घर घी खत्म हो गया, थोड़ा सा दे दो। हाँ निधि, ये लो घी, ले जाओ। वैसे तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? क्या बात है? तुम्हारा चेहरा बहुत मुरझाया हुआ लग रहा है। क्या बताओ कोमल, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गई हूँ। समझ नहीं आता कि अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान कैसे करूँ। मुझे बताओ निधि, मुझे अपनी छोटी बहन समझो। तुम मुझे अपना हर दर्द बता सकती हो। निधि कोमल की बात सुनकर रोने लगती है। उससे अपनी सारी परेशानी बता देती है। सारी बातें सुनकर कोमल कहती है, निधि, ये तो सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतना परेशान करते हैं तो तुम उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाती? तुम उनकी हर बात चुपचाप क्यों सुनती हो? तभी पीछे से पिंकी भी आ जाती है और सारी बातें सुनकर कहती है, हाँ निधि बहू, कोमल बिल्कुल सही कहती है। तुम्हें अपने लिए खुद ही लड़ना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में सुधार आ पाएगा। हाँ चाची और कोमल, आप दोनों बिल्कुल सही कहती हो। आज के बाद मैं अपने लिए खुद लड़ूंगी। ऐसा कहकर निधि घी लेकर घर आ जाती है। घर आकर वो किचन में घी रखती है और पराठे बनाने लगती है। तभी उसकी सास आती है और गुस्सा होते हुए कहती है, इतनी देर कहाँ लग गई तुझे? अब जल्दी से खाना बना, बहुत भूख लगी है। माँ जी, मेरे सर में थोड़ा दर्द है तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, प्लीज आप बना दीजिए। ऐसा कहकर निधि गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर सरला हैरान रह जाती है। वो हॉल में आकर चिल्लाकर कहती है, देख रहे हो आप लोग कितनी बिगड़ गई है आजकल हमारी बहू। सीधे कह दिया कि खाना नहीं बनाऊंगी और कमरे में जाकर सो गई। अच्छा माँ, उसने ऐसा कहा? रुको, अभी उसे बताता हूँ मैं। ऐसा कहकर विवेक गुस्से में अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि निधि सो रही है। विवेक गुस्से में कहता है, अच्छा तो सो रही है महारानी जी? जल्दी जाओ, जाकर खाना बनाओ, हम सबको भूख लगी है। आप लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में कभी कोई नहीं सोचता। मेरे सर में दर्द है और मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बस बात खत्म। आपको भूख लगी तो खुद ही बनाकर खा लो। ये सुनकर विवेक का गुस्सा और बढ़ जाता है। उस पर हाथ उठाने की वो कोशिश करता है। तभी जगदीश कमरे में आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर गुस्सा होते हुए कहता है, सरला, विवेक, बस बहुत हुआ। तुम दोनों जल्लादों की वजह से इस बच्ची की यह हालत हुई है। तुम अपनी अमीरी का रुतबा झाड़ते हो पर इंसानियत भूल चुके हो। विवेक, अगर तू अपनी माँ के चक्कर में अपना घर उजाड़ना चाहता है तो याद रख, बाद में बहुत पछताएगा तू। जगदीश गुस्सा होते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और निधि अब उदास रहने लगती है। जगदीश को ये देखकर बड़ा बुरा लग रहा था। वो निधि के कमरे में आता है और समझाते हुए कहता है, बेटा देख, इस तरह से उदास होने से काम नहीं चलेगा। तुझे तेरे पति और तेरी सास से खुद ही लड़ना पड़ेगा। हाँ, इस लड़ाई में मैं तेरे साथ हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? पिताजी, मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम इस घर का कोई सदस्य तो मेरा साथ दे रहा है। जगदीश अपनी बहू को अपना एटीएम कार्ड देते हुए कहता है, देख बेटा, मेरा ये एटीएम कार्ड रख, बाहर जा और घूम फिर, खाना खाओ, अपने आप को खुश रखो और अपने पति और सास की चिंता छोड़ दो। धीरे धीरे वो लोग खुद ही अपने रास्ते पर आ जाएंगे। अब तुम्हें उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह सरला रसोई में खड़ी होकर चिल्लाते हुए कहती है, अरे निधि बहू, तू कहाँ रह गई? आज नाश्ता नहीं बना? अभी तक तू रसोई में नहीं आई, जल्दी आ। कल ही बताया था कि आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, लेकिन देखो तो महारानी जी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। तभी निधि कमरे से बाहर निकलती है और इस बार उसने जीन्स और टॉप पहना है। सिर पर पल्लू भी नहीं है। उसके हाथ में उसका बैग है। तभी वो अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी और आज से मैं ये बहू वाला नाटक भी नहीं करूंगी। ये क्या पहना है तूने और ये क्या जुबान लड़ा रही है? तुझे शर्म नहीं आती? शर्म तो आपको आनी चाहिए माँ जी, जिन्होंने एक इंसान को नौकरानी समझ लिया। पापा जी ने मुझे पैसे दिए हैं, मैं बाहर जा रही हूँ शॉपिंग करने और वही खाना खाऊंगी। विवेक, अगर तुम्हें नाश्ता चाहिए
तो खुद बना लो या माँ जी की मदद करो। निधि, अपनी हद में रहो। माँ से ऐसे बात मत करो, वरना मैं तुम्हें मायके भेज दूंगा। तो भिजवा दीजिए, मैं तो खुद जाना चाहती हूँ। कम से कम वहाँ मुझे इज्जत तो मिलेगी। और याद रखना विवेक, अगर तुमने अब मुझ पर गुस्सा किया या चिल्लाया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। ऐसा कहकर निधि बाहर चली जाती है। सरला और विवेक ये देखकर हैरान रह जाते हैं। निधि रात को घर लौटती है। उसके हाथ में बड़े सारे शॉपिंग बैग होते हैं, दूसरे हाथ में पिज्जा होता है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और पिज्जा खाने लगती है। सरला ये सब कुछ देखकर गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है, घर में खाना नहीं बना और तू बाहर से कचरा लेकर आई है। माँ जी, जिसको भूख लगी है वो बना ले, मैंने तो खा लिया। और हाँ, कल से ये मेड काम पर आएगी, मैंने बात कर ली है। वॉशिंग मशीन भी अब रोज चलेगी। अगर आपको बिजली के बिल की चिंता है तो पापा जी ने कहा है वो संभाल लेंगे। अरे निधि जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। सरला, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। पापा आप इसे बिगाड़ रहे हैं, ये हाथ से निकल जाएगी। ये हाथ से नहीं निकली है विवेक, ये तो अब आजाद हुई है। तुमने इसे बांधने की खूब कोशिश की, इसलिए ये बागी हो गई। अगर प्यार से रखते तो आज ये खुशी खुशी तुम्हारे लिए खाना बना रही होती। अपने पिता की बात सुनकर विवेक सिर झुका लेता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब निधि अपने घर वालों में से किसी की नहीं सुनती और अपनी ही मनमानी करती है। एक दिन निधि छत पर अकेली बैठी हुई थी, तभी जगदीश वहां आता है। उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। निधि बेटा, अब कैसा महसूस कर रही हो? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें पूरा आराम करना है बेटा। और हाँ, आज से तुम्हारे साथ इस घर में कोई जबरदस्ती नहीं होगी। पापा जी, मुझे लगा था कि बड़े घर में आने के बाद मुझे खुशियाँ मिलेंगी, पर यहाँ तो मुझे अपनी सासों का भी हिसाब देना पड़ता है। तभी सरला और विवेक भी पीछे से वहां आ जाते हैं। ये सारी बातें सुनकर सरला गुस्सा होते हुए कहती है, देखो जगदीश जी, ये अब आपको हमारे खिलाफ भड़का रही है। मैंने क्या बुरा किया, सिर्फ घर के नियम ही तो सिखाए थे। नियम है या गुलामी? सरला, तुमने इसे वॉशिंग मशीन तक छूने नहीं दी, धूप में कपड़े धुलवाए और तो और तुमने इसे भूखा रखा। क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? और विवेक, तूने भी अपनी पत्नी पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुझे अपने आप को पति कहलाने पर शर्म आनी चाहिए। पापा मैं तो बस माँ की बात मान रहा था। मुझे लगा कि माँ जो कर रही है, जो कह रही है, घर की भलाई के लिए है। घर की भलाई बहू को बीमार करके नहीं होती। आज से निधि अपनी मर्जी से रहेगी और अगर तुम दोनों को ऐतराज है तो तुम दोनों इस घर से जा सकते हो। जगदीश की बात सुनकर विवेक और उसकी माँ दोनों वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन अब निधि और ज्यादा गुस्सैल और मनमानी स्वभाव की हो जाती है। वो अपनी सास और अपने पति की कोई बात नहीं सुनती, जिससे वो दोनों बड़ा परेशान होते हैं। एक दिन पिंकी अपनी बहू कोमल के साथ सरला के घर आती है। सभी आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी अचानक कोमल को कुछ याद आता है और वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मुझे याद आया, मैंने तो दूध गैस पर ही रखकर छोड़ दिया और भूल गई। अब तक तो सारा दूध जल गया होगा। कोई बात नहीं बेटा, तू जल्दी से आकाश को फोन कर दे, वो घर पर ही है, गैस बंद कर देगा। तभी कोमल अपने पति को फोन करने के लिए बाहर चली जाती है। ये सब देखकर सरला पिंकी से कहती है, ये क्या पिंकी, तुम्हारी बहू ने इतनी बड़ी गलती की लेकिन फिर भी तुमने उसे कुछ नहीं कहा। देख पिंकी, वो मेरी बहू है, नौकरानी नहीं है। अगर मैं उस पर ज्यादा दबाव डालूंगी तो वो भी बागी हो जाएगी, बिल्कुल तेरी बहू की तरह। यही तो मैं तुझे समझाना चाहती हूँ कि अभी वक्त है, अपने बिगड़ते टूटते हुए घर को संभाल ले, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। पिंकी की बात अब सरला को पूरी तरह समझ में आ जाती है। विवेक भी अब अपने कमरे से निकलकर बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। उसे भी आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर के बाद पिंकी अपनी बहू के साथ वापस चली जाती है। तब सरला विवेक से कहती है, विवेक बेटा, पिंकी सही कह रही थी, हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की, हमें अपनी बहू से माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलिए अब हम चलकर निधि से बात करते हैं। ऐसा कहकर सरला और विवेक निधि के कमरे में जाते हैं और विवेक निधि से माफी मांगते हुए कहता है, निधि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरी ही गलती ने तुम्हें आज इतना बागी बना दिया, वरना तुम तो सचमुच बहुत अच्छी थी निधि। मुझे माफ कर दो ना। मैं ही पति का फर्ज नहीं निभा पाया, लेकिन आज के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी निधि। मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करूंगा। तुम जैसे चाहती हो मैं तुम्हें वैसे रखूंगा। हाँ बहू, विवेक सही कह रहा है, इन सब में गलती मेरी ही है। मैंने ही तुझे दबाकर रखने की कोशिश की। आज मैं समझ गई हूँ कि बहुओं को दबाकर नहीं बल्कि प्यार से बराबरी का दर्जा देकर रखा जाता है। ये सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है, अपने पति और अपनी सास को माफ कर देती है।
पीछे खड़ा जगदीश भी अब ये सब कुछ सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और इसी तरह सभी लोग साथ में मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कोमल और पिंकी आंगन में साथ बैठकर ऊन का गोला बना रही होती हैं। आकाश भी पास में बैठा कुछ काम कर रहा है। तभी कोमल कहती है, माँ जी, निधि के घर में अब काफी बदलाव आ गया है। सुना है उसने अपनी सास की बोलती बंद कर दी है। बेटा, ये अच्छी बात नहीं है कि घर में कलेश हो, पर सरला ने अति कर दी थी। किसी को इतना भी नहीं दबाना चाहिए कि वो टूट जाए। प्यार से जो काम हो सकता है वो डर से कभी नहीं है।